आज 27 दिसंबर है। ठीक 14 साल पहले आज ही के दिन मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा गाह से निकलते हुए शहीद कर दिया गया था। पीपल्स पार्टी बीबी की शहादत के फौरी बाद हुकूमत में आई, लेकिन बीबी के कत्ल की गुत्थी ना सुलझा सकी, जो आज तक मुअम्मा बना हुआ है। और इतना वक्त गुजर गया है, लेकिन मुल्क के हालात आप देख लें। एक्चुअली बहुत से ऐसे जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस हुए हैं, वो कभी पता नहीं चला कि एक्चुअली हुआ क्या था। बिल्कुल, इतनी हाई लेवल असैसिनेशंस जो होती हैं उनके बहुत से हक़ाइक़ अवाम से पसे पर्दा ही रखे जाते हैं और नहीं कभी ऐसे अया की जाती हकीकतें। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और सर्टनली इनकी मुताद्दिद मुलाकातें रही हैं। कराची की सियासत को पर्टिकुलरली बड़े साल इन्होंने कवर किया है, बड़ा करीब से देखा है। मज़हर साहब, शहादत के अब 14 साल बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्टनली पहले की बात करते हैं। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी पहले से बेहतर हुई है या इसके मसाइल बढ़े हैं? आज के दिन अगर थोड़ा सा हम रिव्यू करें पीपल्स पार्टी को बहैसियत जमात, तो ज़रा रोशनी डालिएगा। नहीं, मसाइल बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत 2007 में हुई। उस वक्त इलेक्शन की फ़ज़ा थी जिस वक्त उनकी शहादत हुई और उन्हें कभी यकीन था कि वो तीसरी बार मुल्क की वज़ीर आज़म बन जाएंगी। लेकिन जिस वक्त वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने का सोच रही थी, वो ऐसा मौका था कि जब उनके उस वक्त के जो दूसरे लीडर थे नवाज शरीफ, उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इसीलिए उस शहादत के दिन भी बेनज़ीर भुट्टो ने, जब नवाज शरीफ साहब पे हमला हुआ था तो उनको टेलीफोन भी किया था, लेकिन वो ज़ाहिर बात नहीं हो सकी। तो एक सियासी माहौल बहुत अच्छा था जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, शहादत से पहले का। उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ थी जो बेनज़ीर भुट्टो शायद चाहती थी। बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी कि नवाज शरीफ के साथ मिसाक़ जमहूरियत के साथ लेके आगे बढ़ा जाए, और उसके बाद जो फ़ज़ा बनी उसमें शायद वो पीपल्स पार्टी उस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो के लॉस को से संभल नहीं पाई। और हमने देखा कि 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़रूर बनी और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ख़ासी हद तक कोशिश की कि पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की उस कमी को पूरा कर सके, लेकिन मेरा ख्याल है वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि ज़रदारी साहब कभी भी एक पॉपुलर लीडर नहीं रहे। उन्होंने जिन हालात में कोशिश भी की थी, उस वक्त उन्होंने एक तवील जेल भी काटी, लेकिन उसके बावजूद भी भुट्टो का जो करिश्मा था वो ज़रदारी साहब उस करिश्मे को नहीं ले सके। अच्छा मज़हर साहब, ये भी बताइएगा कि आज के दिन एक और सवाल भी अहम है। 14-15 साल पहले भी NRO और डील की बातें थी और आजकल भी समेत पीपल्स पार्टी सभी बड़ी जमातें जो हैं वो डील और समझौतों की बातें करती रहती हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, क्या उसके बाद भी सियासी क़यादत ने कुछ नहीं सीखा या आज भी वही मजबूरियाँ हैं जो उस ज़माने में होती थी? उनकी उस लिहाज से सियासी गलती है कि मीसाक़ जमहूरियत के बाद शायद जद्दोजहद का रास्ता ही अपनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने तय ये किया और फिर नवाज शरीफ साहब को भी वो चाहे इस चीज़ पे राज़ी कर सकी कि वो भी वापस आ जाएं। लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो वापस आई तो उससे पहले उन्होंने मीसाक़ NRO जो था उसको ख़त्म कर दिया था, क्योंकि NRO के तहत ये भी तय हुआ था कि बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन से पहले वापस नहीं आएंगी। लेकिन जब ये कंडीशन लगी तो बेनज़ीर भुट्टो ने ये ऐलान किया वहीं से, दुबई से, कि वो वापस जा रही हैं, इसके बावजूद कि ये बात की गई थी। लेकिन वो समझती हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ नज़र आ रही है, इसलिए वो वापस आई। और फिर हमने देखा 18 अक्टूबर को बहुत खौफनाक धमाका हुआ और उसके बाद उसके बाद मेरा ख्याल है सियासी क़यादत को ये ज़रूर सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि उन्हें अपनी क़ुव्वत से तब्दीली लाने की ज़रूरत है, उन्हें अपनी क़ुव्वत से चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो किसी और तरफ देखेंगे, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे वो ज़रदारी साहब हों या इवन इमरान खान भी हों, तो अगर आप किसी तीसरी क़ुव्वत के ज़रिए इक़्तिदार में आएंगे तो फिर आपके लिए मसले मसाइल कभी भी खड़े हो सकते हैं, जिस तरह हम मौजूदा सूरत हाल में देख रहे हैं कि मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सैडली अभी भी वही सूरत हाल है और ये शायद हमारी ऐसी हकीकतें हैं जिससे हम शायद कभी जान ना छुड़ा सकें। अब बताइएगा मज़हर साहब कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक और ख़ासा ये था कि वो मर्दों के हुजूम में एक खातून लीडर के तौर पर उभरी और मुस्लिम दुनिया की, ना सिर्फ पाकिस्तान की, पहली खातून वज़ीर आज़म बनी।
आज जो ख़वातीन लीडरान, और ये नहीं है कि नहीं है हमारे पास मौजूद, जो ख़वातीन लीडरान मौजूद हैं, आपकी नज़र में कोई है जिसमें बेनज़ीर जैसी बात है? बहुत सी ख़वातीन एक्टिव हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हैं, मरियम नवाज़ साहिबा भी हैं, दीगर ख़वातीन भी जो MNAs वगैरह हैं, लेकिन सियासी जमातों को एक जमहूरी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। उन्हें ख़ानदानी सियासत से बुलंद होकर देखना पड़ेगा। सियासी जमातों को अपने अंदर जमहूरियत को मजबूत करना पड़ेगा। ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ रिजर्व सीट्स पे नहीं बल्कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ख़वातीन को आगे लाने की तो पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो बनने के लिए सिर्फ पोटेंशियल की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जो लेगेसी थी वो भी थी, और फिर ज़ाती तौर पे उन्होंने, मुझे याद है उस ज़माने के पॉलिटिकल वर्कर्स बताते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो बाकायदा वर्कर्स को किस तरह चॉकिंग की जाती है वो भी सिखाया करती थी। बैनर्स पे नारा किस तरह कैची लिखा जाता है ये भी बताती थी, और ये वो अपने उस एक्सपीरियंस से बताती थी जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड में, जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ रही थी, उस वक्त उन्होंने सीखी थी। तो उस ज़माने के पॉलिटिकल वर्कर्स ये चीज़ें बताते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो उस लेवल पे जाके वर्कर्स से बात करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, बड़े आपने यादें भी दिलाई और उनका क्या रुतबा था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, और वो भी नाम आपने भी याद दिलाया। कुदरत ने और उनके वालिदैन ने ऐसा रखा कि मतलब है कि लाइक यू नो वेयर दिस पर्सन इज गोइंग, तो उसको ऑलरेडी इक्विप कर दिया जाए हर चीज़ के साथ, इंक्लूडिंग द नेम। तो नाम भी अच्छा। कुछ ट्वीट्स भी हैं जो कि ऑब्वियसली अभी अभी आई हैं। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साहबजादे, जिन्होंने बस थोड़ा सा एक तस्वीर लगाई है फ्रॉम द बैक बेनज़ीर भुट्टो की, और लिखा है रिमेंबर द 27th of December, और एक हार्ट ब्रेक इमोजी भी है। ऑब्वियसली वो अपनी वालदा की बात कर रहे हैं, एंड he was so young when his mother passed away, तो वो एक लेवल ऑफ इमोशन इज समथिंग एल्स जब आप एक्चुअली एक बच्चे हों और आपकी वालदा या वालिद जो हैं वो बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा ने कोट ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर वो जिंदा होती तो पहली दफ़ा इस साल वो ग्रैंड मदर यानी नानी बन जाती। और कुछ ऐसे लम्हात उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिखे हैं जहाँ उनको अपनी वालदा की बहुत शायद ऑब्वियसली ज़रूरत महसूस हो रही होगी, लेकिन वो नहीं थी। ख़ास तौर पर she would have become a grandmother for the first time this year.